Hello everyone, I am a student from the EduBase Commerce Institute and today we are going to study what is stock and what is flow and some other topics. So let's start. What is stock and what is flow? Stock क्या होता है और flow क्या होता है? As you can see here, stock का मतलब होता है ऐसा कुछ जो एक point of time में हो रहा है और flow का मतलब होता है जो एक period of time में हो रहा है. जैसे कि अगर मैं कहूँ for example, स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019. ये स्टॉक का एग्जाम्पल है कि गोडाउन के अंदर गुड्स का स्टॉक 31 जनवरी 2019 में कितना था, या फिर तो इसमें हमें पूरे एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि 31 जनवरी 2019. लेकिन अगर मैं कहूँ स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑन जनवरी 2019, सो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ, ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया पूरा जनवरी. जो स्टॉक होता है वो फिक्स्ड होता है और फ्लो जो होता है वो फ्लेक्सिबल और डायनामिक होता है. स्टॉक में हमारे पास टाइम डायमेंशंस नहीं होते क्योंकि एक जो चीज़ है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो रही है, लेकिन फ्लो उसमें हमारे पास टाइम डायमेंशन होता है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑन जनवरी 2019, तो यहाँ पे एक टाइम डायमेंशन है पूरे 1 मंथ का, पर एज सच इस एग्जांपल में नहीं है स्टॉक ऑफ गुड्स इन दी गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019. सो स्टॉक जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट है और फ्लो जो है वो डायनामिक कंसेप्ट है. स्टैटिक का मतलब स्टेबल और डायनामिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ़ बर्ड्स ऑन 24 अगस्त 1944, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेज़र कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ बर्ड ड्यूरिंग अगस्त हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र कर रहे हैं. फॉर द बेटर क्लैरिटी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वाटर. द अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक is the quantity of water in the tank at a given point of time. On the other hand, water flowing into the tank from a tap is a flow of water being added to a tank per unit of time. So as you can see here, ये है static है, stable है, but ये flow कर रहा है and it keeps on changing. Some more example of stock are wealth, foreign debts, लोन, पॉपुलेशन, कैपिटल, ये सारे स्टॉक है. एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता है वो हम बार बार करते हैं. सेविंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है फ्लो के. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. अब व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? अगर एक ले मैन की लैंग्वेज में बोले तो जहाँ जहाँ हमारी इंडिया की गवर्नमेंट रूल कर रही है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द इकोनॉमिकल एंड अ पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ कंट्री. हमारी कंट्री का जो भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रंटायर है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी. जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड करता है और कुछ कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड्स करता है. जैसे कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट. अब सपोज़ इंडिया का एयरप्लेन जापान के ऊपर से जा रहा है, तो क्या वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नो, वो प्लेन जो है वो इंडिया का है. तो फिर जो प्लेन जापान के ऊपर से, यूएसए के ऊपर से, किसी के भी ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो प्लेन जिस कंट्री का एग्जैक्टली है वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है. सेम फॉर शिप्स. अगर हमारी कंट्री की शिप किसी और इंटरनेशनल बाउंड्री में है तो भी हम कहेंगे कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है. जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स owned and operated of normal residents into international sea boundary where they have exclusive rights of operation.
Second, embassies and consulates and military establishment of a country located abroad with the due permission of government. Embassies क्या होता है? हमारे यहाँ के जो भी IFS ऑफिसर्स होते हैं जो दूसरी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाते हैं. हर एक कंट्री में हर कंट्री की एम्बेसीज़ होती है. हमारी कंट्री में भी हर कंट्री की एम्बेसीज़ होगी, लेकिन हमारी कंट्री में हमारी ही कंट्री की एम्बेसी नहीं होगी और सारी कंट्रीज़ की होगी. वो भी यहाँ पर आए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने काम करने के लिए. तो अगर किसी हमारी यहाँ की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका गई हुई है रिप्रेजेंट करने इंडिया को, तो क्या हम ये बोल दें कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है या हम उनको इंक्लूड नहीं करते अपने अंदर? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हैं. कॉन्सुलेट्स, जो लोग अब अकेले, वो लोग तो IFS ऑफिसर अकेला तो जाएगा नहीं, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाते हैं जो कहते हैं कॉन्सुलेट्स. अगर वो लोग क्या फिर वो उन लोगों को हम लोग रिफ्यूज़ कर दें अपनी कंट्री में इंक्लूड करने के लिए, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है. तो अगर इंडिया का कोई भी प्लेन, कोई भी शिप अगर किसी और कंट्री में है, किसी और कंट्री के वहाँ ऑपरेट कर रही है, तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है. सेम फॉर एम्बेसीज़. अगर हमारी यहाँ की कोई भी एम्बेसी बाहर गई हुई है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और अगर बाहर की कोई भी एम्बेसी यहाँ पर आ रखी है तो वो बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है. और ये चीज़ें जैसे हम लोग इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या इंक्लूड करती है, जब हमारे यहाँ की एम्बेसी बाहर काम करने जाती है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है. हमारे यहाँ के शिप्स, हमारे यहाँ के एयरक्राफ्ट्स अगर किसी और कंट्री के में है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है. लेकिन अगर किसी और कंट्री के एम्बेसीज़, किसी और कंट्री के कंसुलेट्स हमारी कंट्री में आते हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है. शिप्स, एयरक्राफ्ट्स किसी और कंट्री के अगर हमारी कंट्री में है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है. सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO जो किसी एक सिंगल कंट्री की नहीं होती, तो वो भी अगर हमारी कंट्री में है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर नहीं आती. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नॉर्मल रेजिडेंट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स? हम क्या समझते हैं इससे कि ऐसा कोई इंसान जो एक जगह पर रिसाइड करता हो बस, बट नहीं. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हम एक ही कंट्री में रहे और उधर ही वो अपना कोई इकोनॉमिक काम कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है उस कंट्री का. जैसे अगर मैं इसी कंट्री में हूँ और इसी कंट्री में काम कर रही हूँ तो फिर मैं इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ. लेकिन अगर कोई अमेरिका का बंदा आ गया यहाँ पर और वो यहाँ पर आकर काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया? नहीं. अगर वो यहाँ पर आया है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ पर रिसाइड नहीं करता, वो यहाँ का नहीं है, तो फिर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव कि कौन लोग इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर. फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आ रहे हैं और वो टूरिस्ट यहाँ पे आके घूम रहे हैं, वो कर रहे, तो उनका यहाँ पे कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्ट फॉर फन यहाँ पे आए और वो घूम के चले जाएंगे. फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री. यहाँ से जो एम्बेसी गई है हमारी बाहर, तो क्या वो वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं, वो वहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आर नॉट कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट. अगर WHO या इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा.
उनको हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब UNO, WHO, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी फिर उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे। बॉर्डर पे काम करने वाले लोग, border workers who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country, तो वो रेगुलर बेसिस पे अपनी बार बार बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो वो जैसे इंडिया के कुछ लोग, कुछ मिलिट्री वाले लोग इंटरनेशनल बाउंड्री पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, लेकिन वो बार बार क्रॉस भी कर रहे हैं बॉर्डर, तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, किसी और कंट्री के नहीं। नेक्स्ट वी हैव टू कंसेप्ट, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीज़नशिप, अब सिटीज़नशिप से क्या आप समझते हैं? क्या जैसे कहते हैं हम लोग कि हम सिटीज़न इस कंट्री के, सिटीज़न वर्ड बहुत बार सुना होता है, तो उसका मतलब ये एक लीगल कंसेप्ट है। और सिटीज़न, जैसे मैं इस कंट्री की सिटीज़न हूँ, यानी कि मैं यहीं पर ही पैदा हुई हूँ और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब यहीं पे ही है और मैं पैदा भी यहीं पे ही हुई हूँ सब। अगर आपको किसी कंट्री का सिटीज़न बनना है तो हमारे पास दो चीज़ों से हम बन सकते हैं सिटीज़न। एक, पहले बाय बर्थ, जैसे मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ बाय बर्थ क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ। दूसरा, बाय लॉस, अगर लॉ हमें परमिट कर देता है कि आप इसी कंट्री के अब सिटीज़न हो। जैसे अक्षय कुमार पैदा तो यहीं पे हुआ है लेकिन उसने सिटीज़नशिप ले रखी है कनाडा की, तो ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, नाउ ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ कनाडा। सो इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट। और सिटीज़नशिप जो है वो दो तरीके से मिलती है हमको, बाय बर्थ एंड बाय लॉ, और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीज़न। Next we have residentship. It is an economic concept. Citizenship is a legal concept and residentship is a economic concept based on the basic economic activities performed by a person. अगर किसी इंसान को रेजिडेंट बनना है एक कंट्री का, तो उसको 1 साल से ज़्यादा एक कंट्री में रहना होगा, और उसको अपना इकोनॉमिक वर्क भी उसी ही कंट्री में करना होगा। जैसे सेम अक्षय कुमार, ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बट ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ? क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा तो यहाँ पे रह चुका है और वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी ही कंट्री में है। सो ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो अगर किसी इंसान को कोई सिटीज़न कैसे बन सकता है? अभी हमने बताया बाय बर्थ एंड बाय लॉज, बाय सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीज़न। एंड फॉर रेजिडेंटशिप एन इंडिविजुअल has to reside in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country.